हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र में पॉलिटी, और पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक होगा नागरिकता। और फिर इसका जो सेकेंड टॉपिक होगा इसमें हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। सेकेंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो अगर आप लोग इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने शुरू से कंप्लीट करवाया है भारत का संवैधानिक विकास से लेकर, हम लोग 7 वीडियो तक कंप्लीट कर लिए थे। जो लास्ट का जो था उसमें हम लोग देखे थे राष्ट्रीय प्रतीक और राज्य एवं राज का संघ राज क्षेत्र देख लिए थे। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नागरिकता और मूल अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर दिया गया है जिसमें उसका व्याख्या भी दिया गया और साथ साथ उसको हम लोग देखते चलेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया। और भाग 2 में भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजन। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो जो भारतीय अगर आपको सिटीजन चाहिए तो उसका तरीका कितना है? टोटल 5 तरीका है। अब वो कौन कौन सा है देखते हैं। पहला है जन्म से, बाय बर्थ। इसमें हो गया वंश परंपरा से। दूसरा हो गया पंजीकरण से। तीसरा देशीकरण से। चौथा अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। और फिर आपका जो हो गया 5 हो गया ना, 1 2 3 4, हाँ 5 हो गया कंप्लीट। पहला हो गया जन्म से, दूसरा हो गया वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण, और जो 5वां है वो है अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। तो भारतीय नागरिकता का अंत, और उसका अंत कितने तरीका से हो सकता है? अगर आपका नागरिकता जा सकता है वो 3 तरीका। वो कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला हो गया किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरा नागरिकता त्यागने पर, तथा सरकार द्वारा वंचित करने पर। ये 3 कंडीशन है जिसमें आपका नागरिकता जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रावधान करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। 7 में अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। और अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भाव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। और अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। तो 10 वर्षों का निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5A और उसका सबखंड 1A में के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देश के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है।
इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने जिन्होंने 31 दिसंबर एक मिनट तो हाँ जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। यह अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। तो ये हो गया, याद रखिएगा कहाँ कहाँ ये लागू नहीं होगा ये अधिनियम। ये असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। तो चलिए इसका हम लोग अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका व्याख्या भी दिया गया है। तो सबसे पहला है इसका, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? कौन सा भाग है? तो भाग दूसरा है। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेखित किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो इसमें से कौन सा सही दिया गया? यह है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके इसे नहीं कर सकते आप प्राप्त। बाकी जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, 5 प्रकार का है तरीका भारतीय नागरिक प्राप्त करने का। किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, इसका मतलब ये हो गया किसी भूभाग द्वारा सम्मिलित, अर्थात सपोज कीजिए हम लोग चाइना को जीत लिए तो उसमें जितना भी नागरिक होगा युद्ध करके अगर चाइना का कोई एरिया अगर हम लोग कर लेते हैं अपने अंदर, तो उसके अंदर जितना भी होगा नागरिक जो लोग होंगे वो अब इंडियन नागरिक हो जाएंगे। तो यही हो गया किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा। अगर किसी को भारत में शामिल कर लेते कोई भाग को तो वो कहलाएगा भारत का नागरिक। ये पूछा गया था 41वां बीपीएससी प्री 1996 में। चलिए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित हुआ इसमें द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो कौन कौन सा तरीका था? 5। पहला जन्म द्वारा, दूसरा वंशाक्रम हो गया, वंशानुगत रजिस्ट्री द्वारा, चौथा हो गया आपका देशीकरण द्वारा, और 5वां हो गया किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित द्वारा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। तो भारत का एक नागरिक अपना नागरिकता खो देगा कब? यदि वह भारतीय नागरिक का परित्याग करता है। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो ये 2 तरीका है जिससे वो अपना नागरिकता को त्याग सकता है। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। तो केवल 1 और 2। चलिए आगे देखते हैं। भारत के नागरिक की नागरिकता को लोग अर्थात 3 तरीका जिससे उसका जा सकता है नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पे, तो ये सब। जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है, मतलब समाप्त नहीं होता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह है? अर्थात अर्ह किया गया, अर्हता दिया जाता है। तो पहला इसमें दिया है ऑप्शन, इसका सी है, यानी अर्ह नहीं पूछा गया है होने के लिए कौन सा योग्य नहीं होगा इसमें नागरिकता प्राप्त। पहला इसमें दिया है एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक है, ये तो उसे मिल जाएगा। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, हाँ उसे भी मिल जाएगा। तीसरा, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, तो ये नहीं होगा इसमें से, तो ये इसका सी गलत हो गया। और डी है एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, तो उन्हें नागरिक दिया जा सकता है भारत का, या उन्हें माना जाता है। तो ये तीन सही है, पहला ऑप्शन ए, बी और डी सही है और ऑप्शन सी गलत है। देखते हैं इसका व्याख्या, काफ़ी बड़ा है, इसका देख लेते हैं। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग योग्य होंगे, अर्ह होंगे। पहला, एक अवयस्क बच्चा जिसका माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, तो उसे भारत का नागरिक मिल जाएगा। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, इसे भी मिल जाएगा। तथा एक व्यक्ति का परपोता प्रपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे, तो उसे भी मिल जाएगा। और चौथा है एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा, कुछ शर्त उसमें दिया गया है, खंड क में उल्लेखित किया गया है, के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिससे केंद्र सरकार निर्धारित करे कि नागरिक को इससे वंचित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नागालैंड। दूसरा, असम, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान ने अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ तथा राज्य है किंतु नागरिकता इकहरी है, तो ये तो गलत है। अमेरिका का नागरिकता दोहरा है जबकि इंडिया में एकल नागरिकता है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं, कभी तो नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या पूछा, कौन सा सही है? तो इसमें से केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये पूछा गया था प्री 2005 में IAS के PT में। आगे देखेंगे हम लोग इसका व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी, अरुणाचल प्रदेश 371 एच तथा गोवा 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। अतः कथन ए सत्य है, बाकी इसमें गलत दिया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के में सक्षम है? तो नियत करने में कौन है? तो ये संसद है, अनुच्छेद 11 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है,
जिसमें नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के A1A में के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष। 13 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को, जिसमें से लोकसभा हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई भी विकल्प नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया गया, अगर ऑप्शन ई में अगर इनमें से कोई नहीं रहता तो हम लोग ऑप्शन ई में जाएगा, क्योंकि संसद में क्या आ जाता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाता है और राष्ट्रपति भी आता है। तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ? तो इसका डेट याद रखिए। ये कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 9 दिसंबर 2019 को। और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा भी पारित किया गया। और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को कब किया? 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बन गया और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू है। तो ये डेट याद रखिएगा, 10 जनवरी 2020 से। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। मूल अधिकार से हो गया, नागरिकता से भी आता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मूल अधिकार और उसके बाद यहाँ से बनता है आपका मूल कर्तव्य से। तो चलिए इसका देखते हैं हम सबसे पहले नोट्स। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित है। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, एवं छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतया नवसार्गिक है एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग वाद योग रूप में संविधान में रखा गया है कि अगर मौलिक अधिकारों को हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो इसे क्या रखा गया? न्याय योग अर्थात बाध्य योग रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना में अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। तो उसका जो किया जाता है कंपेयर, वो कहाँ से? अमेरिका के जो है बिल ऑफ राइट से किया जाता है, अधिकार बिल से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। तो जो फंडामेंटल राइट का संरक्षण करने का अधिकार या दायित्व किसके पास है, तो ये न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ है, अनुच्छेद 14 से 18 तक, जो कि इस प्रकार है। पहला, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 हो गया। तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता, अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 1 क में प्रावधानित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में निहित मानी जाती है। जो प्रेस होता है, जितना रिपोर्ट वगैरह क्या करता है प्रेस, 19 के ही द्वारा वो किया जाता है, उसको अधिकार प्राप्त है। आगे देखेंगे, उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के 1 क में प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19 1 ख में शांतिपूर्वक एवं निरारुद्ध सम्मेलन का स्वतंत्रता देता है। अर्थात निरारुद्ध अर्थात कोई हथियार वगैरह से नहीं कर सकता, शांतिपूर्वक एवं सम्मेलन कर सकते हैं बिना, मान लीजिए बिना आप, इसका ये कहना है निरारुद्ध मतलब हो गया जैसे आप हथियार से, जैसे हथियार लेकर नहीं, गोली बंदूक लेकर आप कोई सम्मेलन नहीं कर सकते, इसमें यह है। और अनुच्छेद 1 ग में संगम या संघ सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के 1 ग में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 के 1 य के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, तथा अनुच्छेद 19 के 1 6 के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 चौक का लोप कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, अनुच्छेद 19 के 1 चौक को। और अनुच्छेद 1 क से लेकर अनुच्छेद 1 6 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद जो है 19 के 2 से लेकर 1906 तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। इसमें 19 के 2 से लेकर 19 के 6 में क्या दिया गया कि आपका जो स्वतंत्रता है, बोलने का स्वतंत्रता वगैरह, तो इसमें प्रावधान किया गया कि उसको रोका जा सकता है किस आधार पर, तो इसमें दिया गया अनुच्छेद 19 के 2 से लेकर अनुच्छेद 6 तक में, मतलब किस आधार पर उसको रोका जा सकता है। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष के संबंध में संरक्षण से है और अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो इसमें सबसे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जीवन का अधिकार जिसमें शामिल जीवन का अधिकार से एवं, और अनुच्छेद 21 के क, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए 21 के क शिक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों के कारखानों, खनन इत्यादि
परिसंकट में अर्थात जो संकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषेध करता है। जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है, जिसमें से उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण से है। वह अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार उल्लेखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्त हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रीट कहते हैं। तो रीट जो जारी किया जाता है आर्टिकल 3232 और आर्टिकल 226 के तहत 226। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तार का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब ये परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध या आदेश जारी करती है। अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालतें या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद
19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जो अधिकार 19 में दिया गया, जैसे अगर आपातकाल लग जाता है तो ये स्वतः खुद ब खुद समाप्त हो जाता है, निलंबित हो जाता है उस समय के लिए। और अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सिर्फ 2 आर्टिकल 20 और जो 21 है उसे निलंबित नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। तो चलिए हम लोग अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है इसमें से, तो कौन सा सही है? एक सही है, इसका फर्स्ट यही सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था ने समर्थन किया था, तो इसका फर्स्ट सही है। बाकी सब गलत है, तो उसके पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। 8 सदस्यों जिसमें मोतीलाल नेहरू थे कौन अध्यक्ष, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट जो 1928 द्वारा किया गया था, अतः विकल्प 1 सही है। मौलिक अधिकार क्या है, तो ये बाध्य योग है। इसे हम लोग कहाँ केस अर्थात हम लोग इसे उच्च न्यायालय या न्यायालय में ले जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए बाध्य योग और अबाध्य योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार बाध्य योग हैं और नीति निर्देशक तत्व अबाध्य योग हैं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है, और ये चौथा यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, और पांचवा संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो पहला, चौथा और पांचवा इसमें सही होगा, ऑप्शन सी हो गया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकारों के महत्व को समझा था। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने में उन्हें सुनिश्चित या सुरक्षित करने के उद्देश्य से संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और इन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। यह अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। व्यक्तित्व विकास के लिए ये इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी इनका उल्लंघन ना कर सके। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अधिकारों के महत्व को दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक और लोक कल्याणकारी अवधारणा शासन प्रक्रिया से संबंध है, ना कि अधिकारों से, अतः विकल्प सी सत्य है। मौलिक अधिकार, तो इसमें हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रीतिदेय अधिकार है। अप्रीतिदेय अधिकार है जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी देता है, ये सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो ये भी सही है। और तीसरा, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, तो इसका ये बोल रहा है नहीं, ये तो नहीं होगा ना, ये उसमें प्रस्तावना में दिया गया,
देखते हैं इसका क्या होता है आंसर, 1 मिनट आगे देखते हैं। इसका जो होगा सी दिया, अर्थात नहीं, इसका तीनों सही है। इसका तीसरा क्या था, तीसरा क्यों सही हुआ, 1 मिनट। सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, सामाजिक अर्थ। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या पढ़ेंगे। भारत में मौलिक अधिकार राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है, जहां के सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का प्रश्न है। तो ये संविधान की प्रस्तावना, तो मुझे याद था इसमें प्रस्तावना होना चाहिए था। तो यह संविधान की प्रस्तावना से उद्भुत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग, तो यहाँ भाग 4 भी था ना, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि भाग 4 में तो साफ साफ उसमें बात कहा गया सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को लेकर चलने को। तो भाग 4 के राजनीतिक निश्चित तत्वों के एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग छठा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 है मौलिक अधिकार। अब कुल कितना मौलिक अधिकार है, कुल 6 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। और अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है, 14 से 18। इसमें जो पहला हो जाएगा 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या समता। और अनुच्छेद 17 क्या है, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत। और उसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1955 में इसको लेकर। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है। दिया गया किसके अंतर्गत, 14, 15, 16, 17, 18 में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद जो हो गया 14 हो गया। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से ये या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है आर्टिकल 14, ऑप्शन सी हो गया। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है। तो कानून का समान संरक्षण किस में है, 14 में। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का महत्व क्या है।
अर्थात विधि का नियम, रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब हुआ सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर पहला हो गया इसका। ये पूछा गया था 2020 में बीपीएससी पीटी में। देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होगा। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो समानता का अधिकार, ऑप्शन डी हो गया इसका। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एवं मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल हैं। मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया? तो कौन सा किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चमकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान जो पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु संरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो ये हो गया अनुच्छेद 15 का 5वां हो गया, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो किसके द्वारा? अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4 के तहत। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाँ देख लेते हैं, फिर इसका व्याख्या देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 4 तथा 16 के 4 के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15 का 6 एवं 16 का 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल इकोनॉमी वीकर सेक्शन EWS के दुर्बल वर्गों आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो ये करता अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में जैसे निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? पहला, इसमें पूछ रहा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं। इसमें देखिए, कानून के समक्ष समानता ये तो है, सामाजिक समानता भी है,
अवसर की समानता, इसमें आर्थिक समानता का बात नहीं किया गया। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। कथन और कारण दिया गया। कथन है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। और इसका कारण दिया गया है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। पहला जो इसका कारण है और कथन है, कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनके विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है उनको। और अनुच्छेद 16 के 4 तथा अनुच्छेद 15 के 4 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित किए जाएंगे। और अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन ए और आर दोनों सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? डी। इसमें से पहला सब हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ए, बी, सी सभी को मिलाकर। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से संविधान ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो ए, बी, सी को सभी मिलाकर क्या किया गया? समान वेतन का जो बात कहा गया उसको लेकर कुछ सक्षम बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39 डी के प्रकाश में अर्थान्वयित करने हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतनमानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त करती है? तो अनुच्छेद 15, 16 क्या दिया है? डी दिया। अनुच्छेद 14 और 16 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो किस प्रावधान के द्वारा? 17 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी न्यायोक्ता को लागू करने अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण करने का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 हो गया। सेम क्वेश्चन है, इसका भी 17 हो जाएगा। सेम छुआछूत उन्मूलन आर्टिकल 17। 29 देखते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस
अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्णयोग्यता को लागू करने विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। और अनुच्छेद 17 समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित SC और ST को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध और है समानता का अधिकार। निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समानता का अधिकार से। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसमें से सभी होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये दिया पहला, दूसरा और तीसरा। और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, इसमें बस ये नहीं होगा, बाकी सब होगा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। कथन कारण है, देखते हैं। कथन है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा को सबसे खराब स्वरूप है, सबसे खराब रूप है। कारण अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो लग ही रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए है। और ये क्या है? ए और दोनों सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और छुआछूत को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। इसी कारण वो गलत हो गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? इसमें स्टार मारा गया है। देखते हैं क्या दिया है। दिए गए अनुच्छेद, इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? 14, 15, 16 और 19। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 है समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो इसमें स्टार मार दिए, इसमें से ई मारेंगे हम लोग, अगर ऑप्शन ई रहेगा तो। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार
कहाँ से 14 से लेकर नहीं, यह 19 से लेकर 22 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 के क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो किसमें है? तो अनुच्छेद 19 में। चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद।